वेलकम एवरीबॉडी टू द बिग नैनो शो। आज हम मैपेंद्र सिंह डॉक्टर के साथ हैं फ्रॉम द इम्पीरियल वेटरनरी हॉस्पिटल। सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप बताइए। मैं एकदम अच्छा। जी। सर, पहला सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा कि गर्मियों पे ही हम बात करते हैं। तो आप जैसे डॉग्स को प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, और क्या क्या तकलीफ़ें गर्मी में ध्यान रखने चाहिए हमें? देखिए, गर्मी में पेट पेरेंट्स को अपने पेट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली गर्मियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा रहती है। हम्म। जिसमें से एक है स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस। ओके। सेकंडली है टिक्स रिलेटेड इन्फेक्शन। हम्म। थर्डली है हाइपरथर्मिया, हाई ग्रेड टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन। ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन इन्फेक्शन के लिए। हम्म। जैसे कि अभी गर्मियों की वजह से बॉडी में जो हमारे पेट्स होते हैं उनको फर होते हैं। हम्म। तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी उनमें बॉडी में ज़्यादा रहती है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर हम्म। रेगुलेट करते रहते हैं, जैसे पेंटिंग हो या स्वेटिंग वगैरह से। हम्म। लेकिन जो कॉमन सी प्लेस है या बॉडी पार्ट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, हम्म। जैसे लाइक ईयर्स हो गए उनके, दूसरे हो गए उनके पोज, हम्म। जो तीसरा हो गया उनका बॉडी का नीचे का हिस्सा यानी वेंट्रल पोर्शन, हम्म। जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी की वजह से जो स्वेटिंग होते हैं उसकी वजह से सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन होते हैं। तो ये डॉग्स में ही होते हैं कि कैट्स में भी हो सकता है कैट्स ये? में भी जनरली होते ही है। जो कैट्स वगैरह होती है, जैसे कि पर्शियन कैट है कि जिनका हेयर कोट है वो डबल हेयर कोट है। जो हम्म। नॉर्मल स्ट्रे कैट होती है उनसे डबल हेयर कोट होता है। तो हस्की जैसे वो एकदम ठंड के लिए बना है, तो उसको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती होगी सबसे ना गर्मी ज़्यादा में? हस्की को समर सीजन में प्रॉब्लम होती है। इन सब ये सारी चीज़ें तो होती है, उससे हम्म। अलावा सबसे मोस्ट कॉमन होता है हीट टॉलरेंस। क्योंकि हम्म। वो नेटिव है कूल डाउन जो प्लेसेस है हाँ वहाँ से। हाँ। तो वहाँ का नेटिव होने की वजह से उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ही उस अकॉर्डिंगली होता है, जैसे उनका हेयर हम्म। कोट वगैरह। तो वो लोगों को गर्मियों की सीज़न में सबसे ज़्यादा हीट टॉलरेंस का इश्यू रहता है। हम्म। और सबसे पहला हो गया ये स्किन इन्फेक्शन। हाँ उसके बाद आता है टिक इन्फेक्शन। हाँ। गर्मियों की सीजन में सेकेंडरी आप बोल लो या मोस्ट डेंजरस या हम्म। मोस्ट फेटल जो पेट पेरेंट्स को और पेट्स को सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो है टिक्स। अच्छा। टिक्स की वजह से बहुत सारे ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं वो एनिमल्स में हम्म। और पेट्स में। और टिक्स ऐसा नहीं है कि बॉडी पे 10 या 12 या 20 टिक्स हो तभी हम्म। वो डॉग को प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। सिंगल टिक्स है वो भी इन्फेक्टेड है तो वो अप टू 50 केजी 60 केजी के डॉग को इन्फेक्टेड करने के लिए इनफ है ऐसा? इनफ है। तो और सर, जी। ध्यान कैसे रखें कि टिक्स ना लगे ओके। डॉग्स पे? जैसे सब पेट पेरेंट्स अपने पेट्स को घुमाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए बाहर ले जाते हैं। जो हम्म। टिक्स का प्रॉब्लम है वो एनिमल रिलेटेड नहीं है, वो प्लेस का प्रॉब्लम है। ओके। जैसे कि आप बाहर घूमने ले जाते हो, ऑब्वियस है कि हमारे घर में तो टिक्स वगैरह ऐसा होना पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। हाँ। लेकिन जैसे आप डॉग्स को गार्डन में ले जाते हैं, रोड साइड वॉकिंग के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ हम्म। पे से टिक्स, उनका जो स्वेट्स होता है, उनके जो फेरोमोन्स की वजह से उन पे अट्रैक्ट होती है। समझ रहा हूँ। तो जब भी हम बाहर वॉकिंग के लिए या गार्डन में ले जाते हैं, तो जब भी आप रिटर्न आइए तो हम्म। दो बॉडी के जो पार्ट्स है जहाँ पे हम्म। टिक्स का प्रिवेंशन सबसे मोस्ट कॉमनली दिखता है हमको, हम्म। तो वो है बिटवीन द पोज, ओके। अंडर द पोज, ओके। वेंट्रल नेक हो गए उनका, हम्म। फिर ईयर्स हो गए, हम्म। टेल का बेस हो गया, और हम्म। वेंट्रल एब्डोमेन। हम्म। तो जब भी आप बाहर वॉकिंग या प्लेइंग के लिए लेके जाइए, उसके बाद आके एक बार आपको 5 to 10 मिनट्स निकाल के उसको ग्रूमिंग, हम ऐसे बोले, हाँ, हाँ, साफ साफ करना करना है है। और चेक चेक करना है। हम्म। दूसरा, आप ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि हाँ, अब इतना बड़ा हेयर कोट है, इतना बड़ा एनिमल्स है, और छोटी सी भी टिक्स की साइज बहुत डिफरेंट रहती है। हम्म। तो कभी कभार हमारे में से भी निग्लिजेंस हो जाता है। तो टिक हम्म। प्रिवेंटिव ड्रग्स और टिक प्रिवेंटिव फॉर्मुलेशन बहुत सारे आते हैं। वो हम्म। इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, वो टेबलेट्स फॉर्म में भी आते हैं, और स्पॉट ऑन सॉल्यूशंस भी आते हैं जो बॉडी पे अप्लाई करने होते हैं। हम्म। तो बिफोर समर सीजन स्टार्ट हो उससे पहले आप एक बार वेट से मिलिए या फिर हम्म। उनका गाइडेंस लेके टिक प्रिवेंशन के लिए आप ये सारे सॉल्यूशन ले सकते तो हैं। सर, आपके पास केसेस जो आते होंगे उसमें टिक्स के कॉमन है ये? हाँ, समर सीजन में सबसे मोस्ट प्रिवेंटली जो केसेस हमारे पास आते हैं हम्म। उसमें जो मैंने सारी प्रॉब्लम्स बताई वो तो सारे आते ही है, लेकिन हम्म। उसमें से मैंने जैसे बताया पहले भी कि मोस्ट डेंजरस
और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो टिक्स मोस्ट का होता है। डेंजरस तो सर उसका मतलब वो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं डॉग्स के लिए अगर। डॉग्स के लिए देखिए जैसे टिक्स होती है, जैसे हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि जो टिक्स होती है वो हम्म। पर डे एनिमल की बॉडी में से सिंगल टिक्स 0.5 ml ब्लड सक कर लेती है अच्छा। विद इन 24 वो आवर्स। चमड़ी पे होती है कि अंदर घुस जाती नहीं, है। वो बाहर ही होते हैं लेकिन वो स्टक हो जाते हैं, समझ उनके गया। माउथ से वहां पे ब्लड सक वो करते हैं उनका और खाना उन ब्लड है। हाँ, और उनके अंदर जो इन्फेक्टेड ब्लड होते हैं वो डॉग के अंदर ट्रांसमिट करते हैं अच्छा। और उसकी वजह से वैसे ही टिक्स, जो टिक फीवर हम्म। होता है वो हम्म। तो वो होता ओवर है। टाइम फिर वो ब्लड अंदर इम्प्योर हो जाता है हाँ, उसका। अच्छा। अगर मान लीजिए कि टिक्स इन्फेक्टेड नहीं है फिर भी नॉर्मली टिक्स है बॉडी पे, तो आप मान हम्म। लीजिए कि एक सिंगल टिक्स 0.5 ml ब्लड विद इन 24 आवर्स में वो सक कर लेते हैं। हम्म। वैसे आप मान लीजिए कि 20 to 40 टिक्स है। हाँ। मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं कि लाइक ईयर्स में टिक्स है तो आपको ईयर कैनल ही नहीं दिखती, उतने सारे टिक्स ओ। होते हैं। और अच्छा। मान लीजिए इतने टिक्स जो एनिमल को सक करेंगे ब्लड, तो 0.5 ml ब्लड, क्योंकि नॉर्मल बॉडी हम्म। में ब्लड बनने के लिए 21 डेज लगते हैं, हम्म। और उतने में एक टिक्स अगर मान लीजिए कि इतना ब्लड सक कर लेती है तो हम्म। उसकी वजह से टिक फीवर तो होता ही है, लेकिन दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन और प्रॉब्लम रहता है वो है एनीमिया। अच्छा। जो एनीमिया, क्योंकि उसका ब्लड काउंट, उसका हीमोग्लोबिन काउंट डाउन हम्म। हो जाता है, तो उसकी हम्म। वजह से सेकेंडरी प्रॉब्लम सारे, उसकी इम्यूनिटी, उसका डाइजेशन, उसका हम्म। ग्रोथ, सारे कुछ ओवरऑल जो हम्म। इम्पेक्ट करता है वो उस पर। और सर मेरा एक फ्रेंड है, उसका जो डॉग है रॉकी, वो ओके, इधर का ही पेशेंट है। ओके, उसके पैर में अभी हुई थी इन्फेक्शन इस ओके, पंजों के बीच यस में। यस यस यस। तो क्या आप कहेंगे सबको कि जो भी डॉग्स वॉक करके आते हैं घर पे, भले वो इन्फेक्शन हो ना हो, पर उनके पंजे एकदम अंदर से और प्रॉपरली साफ करने यस, चाहिए? राइट, जब भी आप, जैसे मैंने बताया कि बाहर वॉकिंग या प्लेइंग के लिए ले जाते हो तो आप एटलीस्ट वापस आके 5 to 10 मिनट्स उसको ग्रूमिंग के लिए दीजिए। उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया टिक्स का, हम्म। दूसरे भी टिक्स के अलावा फ्लाइज लाइस वगैरह जो भी दूसरे भी पैरासाइटिक उन पे हम्म। इन्फेक्शन रहते हैं तो वो आप चेकअप कीजिए। हम्म। दूसरा कि जब भी आप रिटर्न आते हैं तब उनके जो चारों पोज है, हाँ। तो जो एंटीसेप्टिक वाइप्स वगैरह आते हैं, ओके। तो उससे आपको पहले क्लीन अप करना चाहिए, फिर फ्रेश क्लीन वाटर से भी उनको क्लीन करके मेक श्योर कि वो ड्राई हो जाए। अगर हम्म। आप उनको वेट वैसे ही छोड़ दोगे तो वो ह्यूमिडिटी और ज़्यादा करेगा और वो इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ाएगा। हम्म। लेकिन जब भी आप रिटर्न आते हो तो आपको पूरी बॉडी का ऐसे चेकअप करना है, और जैसे टिक प्रिवेंशन आप जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो कीजिए, हम्म। या फिर उसके पोज है, उसका टेल का बेस पोर्शन है उसके ईयर से, वो वगैरह बाहर से जब भी आए तब हम्म। उसको एंटीसेप्टिक वाइप्स अभी अवेलेबल है, तो वो आप डॉक्टर के सजेशन से आप वाइप से क्लीन कर हम्म। सकते हैं कि वो एरिया एंटीसेप्टिक रहे। हम्म। तो स्किन प्रॉब्लम जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट है उसको आप समझ प्रिवेंट कर गया। सकते सर एक और सवाल है कि जैसे डॉग्स अपने पंजे चाट रहे होते हैं जब, हैं। तो वो पंजे साफ कर रहे हैं या वो कॉमन चीज़ है या वो ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है वो? अब देखिए, नॉर्मली डॉग हो या कैट हो, वो डॉग और कैट में कंपेरेटिवली कैट होती है वो सबसे ज़्यादा सेल्फ हाँ। ग्रूमर होती है। हाँ। हाँ। डॉग्स भी होते ही है, हम्म। लेकिन हाँ, वो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो, लाइक वो लिक भी कर रहे हो और वहाँ पे च्यू भी कर रहे हैं, और हम्म। फ्रीक्वेंटली वही मतलब वैसे तो पूरी बॉडी पे वो क्लीन अप और ग्रूमिंग करते हैं, पर लेकिन अगर हाँ, मान लीजिए कि आपका ध्यान जा रहा है कि वो सिर्फ पैर पे ही लिक कर रहा एक है, स्पेसिफिक जैसे समझो लेफ्ट पैर को ही बहुत वो राइट, च्यू कर रहा है और वो राइट, हाँ। और वो च्यू कर रहा है और कंटिन्यूअसली वहाँ पे लिक कर रहा है, तो वो निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए हमें। वो हम्म। तुरंत ही जितना हो सके उतना जल्दी आपके वेट से विजिट करना चाहिए, हम्म। क्योंकि वही जो प्राइमरी साइन और बेसिक साइन है स्किन इन्फेक्शन के, हाँ। वो वही है। पर अगर बहुत ज़्यादा लीकिंग ना हो तो वो नॉर्मल तो है। वो नॉर्मल है, क्योंकि वो डॉग और कैट जो भी है वो सेल्फ ग्रूमर है, तो वो हम्म। सेल्फ ग्रूमिंग करते ही है पूरी बॉडी पे। समझ गया, समझ गया। सर अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन पे आप अगर जैसे बताएं कि घर में नया पपी आया है, अब राइट, सबको आइडिया नहीं है कि इसको क्या खाना देना है, ओके। तो हम उसको क्या हमें देना चाहिए? वो जो हम सब्जी रोटी दाल चावल खा रहे हैं वो या कुछ और? देखिए, जो भी मान लीजिए कि डॉग है, कैट है, नया पपी आया है, तो उसका पहले एज देखना चाहिए हमें कि कितना उसका एज है। हम्म। आप जहाँ से भी मान लीजिए कि परचेस किया हुआ है या फिर कहीं से आपको गिफ्ट मिला है या कहीं रिलेटिव से आप लाए हो, हम्म। तो पहले चीज़ तो सबसे कॉमन है कि उसकी एज क्या है। ओके। उस हिसाब से उसका अकॉर्डिंगली हम फूड सिलेक्ट करते हैं। ब्रीड के हिसाब से फूड अलग होता है अ, कि ऐसा नहीं होता? नहीं, बेसिक कॉमन हम देखें तो वो एज के अकॉर्डिंगली चलता है। ओके। ब्रीड स्पेसिफिक भी होता है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड जो फूड प्रोडक्ट्स है, जो डिफरेंट जो हम्म। मैन्युफैक्चरर है वो ब्रीड स्पेसिफिक भी
जो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है वो हम्म। उस हिसाब से फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये होता है कि उसकी एज कितनी है, कि वो डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हम्म। वो सबसे मोस्ट कॉमन है। समझ गया। मान लीजिए कि आप कहीं से परचेज किया हुआ है या फिर कहीं से आपको गिफ्ट मिला है, वट एवर। हम्म। तो जब भी आपके पास आता है तो सबसे पहले के जो फर्स्ट 3 to 4 डेज है हम्म। उसको लाइट फूड पे रखना चाहिए। हम्म। लाइक 1 मंथ ओल्ड पपी है तो हाँ। उसके लिए तो 1 मंथ तक तो उसके मदर का फीडिंग जो है उसको मस्ट है, उसका हम्म। ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसका इम्यूनिटी के लिए। हम्म। उसके बाद जब भी आप उसको सेपरेट करते हो मदर से और आप अपने पास लेके आते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट विनिंग फूड आते हैं। ओके। जो फॉर्मुलेशन होता है उसके मदर के मिल्क का ही वैसे ही, हम्म। लेकिन वो प्रिपेयर्ड हम्म। फूड होता है लाइक पाउडर फॉर्म में। तो आप हम्म। उसको बॉइल्ड वाटर में या बॉइल्ड मिल्क में करके दे सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मली फूड होता है वो सबसे हेल्दी भी मान लीजिए, इजीली इजी टू डाइजेस्ट है, वो है हम्म। कर्ड। ओके। कर्ड है, राइस हो गया, हम्म। ठीक है। फिर आप मिल्क भी दे सकते हो लेकिन उसको डाइल्यूट फॉर्म करके देना चाहिए। थोड़ा पानी डाल के। पानी डाल के 40 और 60% रेशियो में उसको डाइल्यूट करके देना चाहिए। हम्म। सबसे पहले फूड में की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मान लीजिए अच्छा। कि मेरा पेट्स है, मैं अभी फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स बना हूँ। ओके। तो मैंने, मेरा कोई फ्रेंड है या कोई कलीग है वट एवर, उनको मैं बताऊंगा कि मेरा डॉग है, मैं ये लेके आया हूँ, तो वो हम्म। उनके डॉग या उनके पेट हो या उनने कहीं सुना हो तो हम्म। वो फूड सजेस्ट करते हैं। हाँ। मैं किसी और से ओपिनियन लूंगा या बात करूंगा तो वो कोई और फूड सजेस्ट हाँ। करेंगे। तो पेट पेरेंट्स को ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे फूड मार्केट में अवेलेबल है, प्रिपेयर्ड फूड या फिर होम फूड, हम्म। वो सारे फूड सभी को सेटअप हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम्म। क्योंकि किसी को जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो वो आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट दोगे वो डॉग को तो वो हाँ। उसको साइड इफेक्ट होगा ही। हाँ। और दूसरे डॉग को वो इजी टू डाइजेस्ट है। समझ गया। तो ऐसा नहीं है कि फूड जो आपको सजेस्ट करे या फ्रीक्वेंटली आप उसको चेंज नहीं करना है, हम्म। ठीक है। और मान लीजिए कि बात करते हैं प्रिपेयर्ड फूड और होम फूड। ओके। आपका जो भी पेट है, डॉग है या कैट है, हाँ। तो मेरा सजेशन यही रहता है और एडवाइस मेरे सभी पेट पेरेंट्स को यही है कि आप अपने डॉग को सरप्लस फूड दीजिए। अच्छा। कई लोग बोलते हैं कि हम तो प्योर वेज है तो हम भी उसको वेज ही देंगे, हम्म। लेकिन ओनली वेज फूड में से या होम फूड में से उसको सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलते। हम्म। जैसे उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, जैसे हेयर फॉल होता है, बॉडी वेट नहीं बढ़ता है, वो हम्म। वीकनेस रहती है, इम्यूनिटी। तो मेरा एडवाइस है कि आप उसको सरप्लस फूड दीजिए। हम्म। लाइक आप होम फूड में उसको कर्ड है, हाँ। बटर मिल्क है, हाँ। फिर आप उसको मिल्क दे सकते हैं। सब्जियां, सारी सब सब्जियां दे जैसे सकते हैं। लाइक ब्रोकली हो गई है या फिर पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, आप उसको बॉईल करके दे सकते हैं। हम्म। कभी भी ग्रेप्स है, या हाउस होल्ड में काफ़ी लोग उनको चॉकलेट्स वगैरह भी ऑफर करते हैं, ग्रेप्स भी देते हैं। हाँ। फ्रूट्स भी आप उनको दे सकते हैं, ऑफर करते हैं, लेकिन उसमें ग्रेप्स नहीं देने चाहिए। उसके हम्म। अलावा जो मान लीजिए कि बनाना है, वाटरमेलन है, वो आप दे ओके। सकते हो। ओके। लेकिन उसके जो सीड्स होते हैं वो रिमूव करके। सिट्रस वाला से फ्रूट्स नहीं ऐसा? सिट्रस वाले वैसे तो हम अवॉइडेबल ही करते हैं क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी डॉग्स को स्किन एलर्जीज रहती है, इचिंग हम्म। वगैरह होता है। तो हम्म। आप बनाना है, वाटरमेलन है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, उनको बॉईल करके उसका मैश करके आप अच्छे से ग्रेवी प्रिपेयर करके दे सकते हैं। हम्म। आपके हाउस होल्ड में जो सीरियल्स है आप उसको बॉईल हाँ। करके उसको भी मैश करके दे सकते हैं। वो वेरी गुड हाई प्रोटीन सोर्स एज अ हम्म। हाउस होल्ड फूड। हम्म। तो वो भी आप उसको दे सकते हो। ओके। ओके। और अगर मान लीजिए कि ये वेज फूड है तो सभी जो न्यूट्रिशन है वो वेज फूड में से नहीं मिलेगा, हम्म। क्योंकि उसका हैबिचुअल और उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसको सरप्लस फूड चाहिए ही चाहिए। हम्म। तो अगर आप वो हाउस होल्ड फूड में ये सारा कुछ दे सकते हो, उसके अलावा बाहर से मार्केट में प्रिपेयर फूड मिलते ही है, हम्म। तो आप वो दे सकते हो। बॉइल्ड एग हो गया, उसमें हम्म। से तो सारे प्री मिक्स रेडीमेड ही मिलता है, तो आप वो दीजिए। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप जो भी फूड दे वो सरप्लस दे, एक ही फूड पे स्टक ना हो। तो मेन डॉग को प्रोटीन सबसे ज्यादा उसके डाइट में चाहिए होगा, ऐसा है? जो ग्रोइंग स्टेज में है, जैसे मैंने हाँ। बताया कि एज अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट रहता है। हाँ। मान लीजिए कि पप्पी है और एडल्ट तक है वो डॉग, हाँ, बड़ा तो हो रहा है, हाँ, हाँ। तो आप जो भी उसका फूड है उसमें हाई प्रोटीन प्लस हाई फाइबर कंटेंट होना चाहिए। हम्म। और समहाउ फैट परसेंटेज भी होना चाहिए कि हम्म। उसका लीन मसल मास ग्रो हो, उसका बॉडी हम्म। बोन, उसका इम्यूनिटी, वो सब इम्प्रूव हाँ। हो अच्छे से। लेकिन जब भी डॉग का एज है वो
मतलब गेरियाटिक पेशेंट बोलते हैं जो 8+ ईयर्स के हैं, ओके। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन में भी होते हैं, जैसे कोलेस्टेरॉल का इशू हो गया, ओबिसिटी का इशू हो गया, हम्म। जॉइंट का इशू हो गया, हम्म। हार्ट रिलेटेड भी इशू रहता है। हम्म। तब वो टाइम पे जो भी आप फूड सिलेक्ट करो तो उसमें सबसे मेन थिंग्स ये है कि वो इजी टू डाइजेस्ट और लाइट फूड होना चाहिए, ओके। क्योंकि ओके। उसकी कैपेसिटी कंपेयर टू एडल्ट और जो पपीज होते हैं उनके जितनी नहीं होती है, वो हम्म। डाइजेस्ट नहीं कर पाते इजीली। हम्म। तो वहाँ के टाइम पे आप ऐसा फूड सिलेक्ट कीजिए कि वो हाई प्रोटीन हो लेकिन लेस फैट कंटेंट हो, हम्म। और फाइबर कंटेंट भी उसमें लो हो। क्यों? क्योंकि उसको जो सरप्लस एनर्जी चाहिए वो तो मिल जाएगी, लेकिन हाई फैट और हाई फाइबर कंटेंट उन उसको ओबेसिटी और कोलेस्टेरॉल और कार्डियक हम्म। इश्यू जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, और उसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ता है, तो हम्म। उसकी वजह से बोन और जॉइंट के रिलेटेड भी इशू रहते समझ हैं। गया। सर जैसे ओल्ड एज में आप कह रहे हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बॉडी में ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है, राइट। तो ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा ध्यान हमें खाने पे रखना चाहिए, और वॉक्स और जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी ना डॉग हाँ, की। क्योंकि एज के साथ उनकी जो कैपेबिलिटी होगी वो भी कम होगी, और वो ब्रीड टू हम्म। ब्रीड भी डिफरेंट करता है। तो हम्म। जैसे कि जब भी आप ओल्ड एज आपका डॉग 8+ ईयर हो गया है, हम्म। तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है फूड का। हाँ। दूसरा है उसका डेली एक्टिविटीज। ओके। अगर मान लीजिए कि आपके पास लेब्राडोर या कोई भी हैवी ब्रीड है, हाँ। लार्ज ब्रीड है, और हाँ। वो ऑलरेडी ओबेस डॉग है, हम्म। तो वैसे डॉग को आपको जो एक्सरसाइज है वो मिनिमल करवानी चाहिए। नो डाउट जो फिजिकल एक्टिविटी है वो समहाउ थोड़े बहुत रखनी चाहिए कि हम्म। उसकी एक्टिविटी रहे, उसका डाइजेशन इंप्रूव हो। हम्म। लेकिन जैसे कि स्टेयर्स है तो बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, आपके घर पे सोफाज या जो भी कुछ है तो उसके ऊपर वो जंप करे करे हम्म। या ना करे, वो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम्म। वो टाइम पे उसके जो जॉइंट्स और मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक रहते हैं। हम्म। तो और वो आपका डॉग ओबेस है, तो हम्म। सबसे मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम्स आता है वो है आर्थराइटिस का। तो हम्म। वैसे केसेस ओनली फॉर मेडिसिन से ट्रीट नहीं होते, वो मैनेजेबल प्रॉब्लम्स है। हम्म। आपका फूड, आपका डेली एक्टिविटी और मेडिसिन, वो हम्म। तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम्म। उसका जो फूड है वो लाइट फूड देना चाहिए जिसमें फाइबर और फैट कम हो। उसका डेली का एक्टिविटी लाइक स्टेयर्स चढ़ना उतरना बहुत कम करवाना चाहिए, हम्म। और जंप वगैरह करवाना वो भी बहुत कम करवाना हम्म। चाहिए। और जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ, वो 3 to 4 के एज में जो उसकी कैपेबिलिटी होगी और जो उसकी एक्टिविटी होगी वो ऑब्वियस है वो 8 ईयर्स की एज में नहीं हाँ। होती। हाँ। लेकिन कई लोग जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं ये डॉग ये नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, हम्म। खाना इतना कम हो गया है, लेकिन वो ऑब्वियस है कि हम्म। जैसे जैसे उसका एज होगा तो ये सारे चेंजेस बॉडी में आएंगे। हम्म। तो सर जैसे ओल्ड एज में आर्थराइटिस ओबेसिटी की वजह से हो रहा है। ओबेसिटी की वजह से वो प्रमोट होता है ओके। आर्थराइटिस, और वो हमारे ह्यूमन बींग में और पेट्स में मोस्ट कॉमन है हम्म। कि आर्थराइटिस होता है उसकी वजह से कि जैसे जैसे एज आपका हाँ। बढ़ता है वैसे आपका जॉइंट्स का फ्लूइड वगैरह होता है वो ड्राई होने लगता है, ओके। तो बॉडी की कैपेसिटी नहीं होती कि वो लुब्रिकेट कर सके। हम्म। तो आर्थराइटिस तो ऐसा नहीं है कि ओबेस डॉग को ही होगा, लेकिन ओबेस डॉग को आर्थराइटिस के जा बाद प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है क्योंकि हम्म। उसका वेट ज़्यादा है। सर मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो भी मोस्टली लैब्राडोर्स होते हैं या फिर गोल्डन रिट्रीवर्स होते हैं, मोस्टली ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। राइट। तो वो क्या हो सकता है कि घर वालों ने खाने पे ध्यान नहीं रखा, उसकी सिर्फ। क्योंकि जो लेब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर है वो जो सारी भी जितनी भी डॉग्स की ब्रीड्स है उसमें से सबसे ज़्यादा वो उनका नेचर ही उनका जेनेटिक ही ऐसा होता है कि उनका हम्म। फूड इंटेक ही सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। मान लीजिए कि दूसरी ब्रीड है, उनको आपने अभी जस्ट खाना ऑफर किया, आफ्टर हाँ। 5-10 मिनट्स आप उनको खाना ऑफर करोगे वो रिफ्यूज कर देंगे, वो हाँ। नहीं खाएंगे। हाँ। लेकिन गोल्डन रिट्रीवर और लेब्राडोर हम्म। आप दिन में 10 बार भी उनको खाना दोगे वो खाएंगे, अच्छा। और वो पेट भर के ही खाएंगे, जितना उन्होंने 5 मिनट पहले खाया उतना ही खाना आप 5-10 मिनट बाद रखोगे फिर भी वो तो खाएंगे। उसका मतलब ऐसा नहीं कि पेट उसका भरा नहीं है अभी तक, वो बार बार खा रहा है तो। नहीं, मैंने बताया कि उनका फूडी नेचर ही होता है कि हाँ। पेट तो उनका भर जाता है। हम्म। कई डॉग्स आते हैं कि 5 ईयर्स के या 4 ईयर्स के, उनका हम्म। आइडियल उनके बॉडी कंडीशन स्कोर के अकॉर्डिंगली उनका वेट अप टू 30 kg मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। हम्म। मैंने देखे डॉग जो 60 kg के हैं, 55 kg के हैं, हम्म। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते, वो भी ध्यान रखते हैं, उनको भी होता है कि जब वो खाना ऑफर करे और वो देख के हाँ। फिर से मांगता है, तो हाँ। ऑब्वियस है पेट पेरेंट्स देंगे। हम्म। लेकिन आप
उनको खाना दीजिए, लेकिन वो भी आप उसको मैनेजेबल वे में दीजिए कि उसका बॉडी वेट ना बढ़े। हम्म। उसका पेट तो भर जाए लेकिन उसका बॉडी वेट और ज़्यादा इंक्रीज ना हो। हाँ, तो सर जब हम जैसे खाना देते हैं तो क्या उसको 100% पेट भर के दें, 80% पेट भर रहे हैं उसका, कि डॉग का कितना पेट भर रहे हैं? आइडियली जो भी आप डॉग या कैट है, तो उनको एड लिबिडम खाना नहीं देना चाहिए कि उसका ओके। पेट पूरा भर ही जाए। हाँ। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी वो पेट भर जाएगा पूरा, कि उसकी कैपेसिटी नहीं कि वो नॉर्मली वॉक कर पाएंगे फुल हम्म। स्टमक, हम्म। तो वो क्या होता है कि एक ही जगह पे जाके बैठ जाते हैं। तो हाँ। उसकी वजह से फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो हम्म। उसकी वजह से इनडाइजेशन का इश्यू रहता है। कभी हम्म। कभार डॉग्स क्या होता है कि ऐसी दो तीन ऐसी सर्जिकल, मतलब मान लीजिए कि इमरजेंसीज है हम्म। कि वो फुल स्टमक होने के बाद जो एग्रेसिवली मूवमेंट करते हैं उसकी वजह से बनती है, और हम्म। वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अच्छा। तो वैसी कंडीशन और इनडाइजेशन और वो ये सब कंडीशन ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए आई सजेस्ट कि उसको कभी भी एड लिमिडम या 100% फुल स्टमक फूड हम्म। नहीं देना चाहिए। हम्म। और मान लीजिए कि हाँ, आप उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन हाँ। एट अ टाइम पे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मत रखिए। उसको हम्म। थोड़ा बहुत खाली पेट रखना ही चाहिए, वही तो मोस्ट वो एक्टिव एडवाइसेबल एक्टिव रह है। एक्टिव पाएगा। रहे, डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो, हम्म। और जैसे मैंने बताया वो सारी इमरजेंसीज कभी हो ही ना। सर अब थोड़ा मेरे को आपसे एक पर्सनल क्यूरियस सवाल है कि आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आपको जो केसेस आते हैं, ज़्यादातर डॉग्स आपके पास आते हैं या कैट्स आती है? डॉग्स और कैट्स दोनों आते हैं, लेकिन अप टू जैसे मैंने बताया कि सीजन वाइज सबका प्रॉब्लम्स और प्रिवेंशन जो आउटब्रेक होता है वो भी डिफरेंट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डॉग्स और कैट्स दोनों सेम नंबर्स में ही आते हैं। तो सर ऐसा कोई अब केस जो आपके पास आया और आपको फिर लगा कि यार ये तो बहुत मतलब बहुत रेयर है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, या ऐसा कुछ जो यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता हो पर बहुत रेयर केस आया हो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन दूसरा अभी हमने रिसेंटली एक अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने ऑपरेट किया था। हाँ। और वो भी मैं पेट पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि जैसे आपके घर में और निग्लिजेंस वगैरह की वजह से भी होता है हाँ। कि आपका पेट से मान लीजिए उसको खेलने की बहुत आदत है, वो हम्म। कोई ना कोई चीज़ ऐसी देखेगा कि तुरंत मुंह में लेके इधर उधर भागेगा, ये सब करेगा। हम्म। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, लाइक ईयरबड्स हो गए या हम्म। कोई वायर हो गए या कोई सेफ्टी पिन हो गई, हम्म। ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो आपको निग्लेक्ट रहती है, लेकिन वो डॉग के ध्यान में हम्म। आ जाता है और वो उनको एंगल्फ वो कर जाता गलती है। से वो खा राइट। सकता है वो। अच्छा। तो हमारे पास एक केस आया था जिसमें वो 6 मंथ्स का ही गोल्डन रिट्रीवर पपी था। तो हम्म। वो जो ऑनर थे उनका ज्वेलरी की मेकिंग का बिजनेस था। ओके। तो उन वहाँ पे जो थ्रेड्स यूज करते हैं, जो हम्म। कॉपर वगैरह के उसके, हम्म। तो उसने वो एंगल्फ कर लिया ओ। था। अभी आफ्टर एंगल्फिंग 2 to 3 डेज उसने धीरे धीरे करके खाना कम कर दिया। फिर हम्म। उसको फ्रीक्वेंटली वॉमिशन होने लगा। हम्म। फिर वो डल ऐसे बैठा रहता था, तब हम्म। तक ऑनर को लगा कि इनडाइजेशन होगा या फिर उसका मूड नहीं होगा। जैसे हम्म। मैंने बताया कि हम निग्लेक्ट करते हैं हम्म। कि हाँ भाई आज उसका मूड नहीं है तो नहीं खाना खाया। हाँ। लेकिन फिर वो डल बैठा रहा, फिर उसको वॉमिशन का इशू हुआ, और वॉमिशन का इशू इतना सीवियर था कि डॉग जस्ट ऐसे बैठा है और बैठे बैठे ही वो वॉमिट कर रहा है ऐसे, ओ। बिना कुछ खाए और पानी पिए। हम्म। तो तब जब हमने जाके आगे एक्सरे वगैरह सब कुछ किया, तब जाके हमको आइडिया हुआ कि हाँ उसके अंदर कॉपर का वायर है। ओ। तो फिर हमको वो नाइट में इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, और वो सर्जरी करके हमने उसको रिमूव किया। तो इस और देरी हो सकती थी तो और और देरी हो सकती मुश्किल हो क्योंकि सकता था। ऑलरेडी उसने 2 से 3 दिन जो पेट पेरेंट थे उन्होंने निकाल दिए थे, तो उसकी हम्म। वजह से जब भी क्या होता है कि जब भी वो वॉमिट करता है तो पूरा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो हम्म। वायर शार्प एजिस होते हैं, तो वो कहीं ना हम्म। कहीं कंटिन्यूअसली पंचर करते रहते हैं इंटरनल हम्म। ऑर्गन्स में। हम्म। तो वो रिस्क रहता है। तो एडवाइजेबल है कि कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटी आपकी डॉग की दिखे, हाँ। कि जो डेली रूटीन में नहीं दिखती है, तो आप मुझे मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी उसको नेग्लेक्ट ना करें, और हम्म। बने उतना जल्दी ही आपके जो वेट है उनको कंसल्ट करें, तो हम्म। जाके बाद में जाके ऐसी बड़ा कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हाँ सर, ये मेरे को आपसे पूछना था कि बहुत लोग होते हैं कि जैसे उस किसी के फ्रेंड के पास डॉग है, उसको भी लगा कि यार मज़ा आ रहा है डॉग लेना है, राइट। या किसी ने कैट देखी, पर फिर क्या वो लोग एलिजिबल हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, वो कैसे पता कर सकता है वो इंसान? देखिए, मेरे पास भी ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि किसी, जैसे आपने बताया कि हाँ भाई मेरे
फ्रेंड के पास है, मैंने उसके साथ 5-10 मिनट टाइम हम्म। स्पेंड किया तो मुझे लगा कि हाँ मुझे मेरे पास भी होना चाहिए। हम्म। लेकिन वो एक लाइफ है। हम्म। अगर आप पेट पेरेंट्स कहलाते हो आपके पेट्स के, तो हाँ। आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका पेट एज ए आप एज ए चाइल्ड उसको ट्रीट करे। हाँ। उसका मैनेज कैसे होता है, उसको क्या चाहिए, क्या हम्म। उसके साथ कितना टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए, वो हम्म। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेट पेरेंट्स की होनी चाहिए। हम्म। अगर हम अपने एंजॉयमेंट के लिए और प्लेफुल टाइम के लिए अगर आप पेट ले रहे हो, या फिर आपको फॉन्ड ऑफ है कि मेरे पास पेट होना चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त के पास है या मेरे हाँ। रिलेटिव के पास है, वो मेंटालिटी बिल्कुल रॉन्ग है। हम्म। वो नहीं होना चाहिए। आप जब भी आपके पास पेट आता है तो आप एज अ पेट पेरेंट कहलाते हैं, कि हम्म। आप जैसे अपने खुद के चाइल्ड को कि हम कैसे एज, केयर करते हैं, हाँ। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, वैसे ही आपके पेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हम्म। लेनी चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं है क्योंकि निग्लिजेंस की वजह से और जस्ट फॉन्ड ऑफ में जो सारे पेट्स लाते हैं, उनका जो जो कंडीशन में जो हमारे पास आते हैं और जो कंडीशन निग्लिजेंस की वजह हम्म। से या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह से जो होती है, हम्म। वो पेट बहुत सफ़र करते हैं। पर सर क्या आप कहेंगे कि ज़्यादातर लोग यही देखा देखी में पेट्स लेते हैं और फिर संभाल नहीं पाते अच्छे से? राइट। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि छोटे छोटे पपीज वगैरह सब रोड साइड पे अबेंडन कर देते हैं। हम्म। पहले ले आते हैं, फिर बोलते हैं कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते, तो उसकी हम्म। वजह से पेट सफ़र करता है। हम्म। तो अगर आप वो प्रॉब्लम में है तो वो ट्रीटमेंट या फिर उसके पीछे टाइम स्पेंड करने की बजाय वो लोग अबेंडन कर लेते हैं, हम्म। तो वो बिल्कुल गलत है। वो गलत है। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जब भी प्रिपेयर हो, तब फुल माइंडसेट के साथ प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और हम्म। सबके लिए मुझे रेडी रहना है। हम्म। और उसकी सारा कुछ भी जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका केयर हो गया, उसका फूड हो गया, उसके हम्म। साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, वो सारा कुछ आपको रिस्पॉन्सिबल हम्म। पर्सन की तरह लेना चाहिए। जी। अगर कोई कैट लेता है तो कैट को भी जैसे उतनी ही देखभाल करनी पड़ती है, उतना ही टाइम जितना डॉग राइट। के लिए है कि? जितना भी डॉग के लिए आप टाइम देते हो उतना ही कैट के लिए लिए देना चाहिए। हाँ, हम्म। वो चीज़ अलग है कि उनका डॉग और कैट का रूटीन, उनका बिहेवियर सारा कुछ सेपरेट हम्म। होता है अलग। जैसे हाँ। डॉग पूरे दिन और रात को एक्टिव ही रहता है हाँ। ऑलमोस्ट, वैसे नॉर्मल कैट्स को 12 to 16 आवर्स उसके स्लीपिंग में ही जाते हैं। अच्छा। तो उसका थोड़ा बहुत जो शेड्यूल है वो डिफरेंट रहता है, लेकिन हाँ जो ग्रूमिंग फूड हो गए उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कैट्स 5-6 घंटे ही उतनी एक्टिव रहेगी, वो हाँ बाकी मोस्ट सब। मोस्ट ऑफ जो उसका डेली रूटीन है वो वैसे ही रहता है। तो हम्म। वो सारा कुछ उसका सोने में ही टाइम जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन सोया रहता है तो हम उसको सोए ही रहने दें। अच्छा। क्योंकि जैसे हम हमारे अंदर भी एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह हम्म। जो कुछ भी हमको फील होता है, वो सारा कुछ पेट्स को भी फील होता है। तो हम्म। वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो हमें ज़्यादातर दिखते नहीं है। सर क्या पेट्स को सपने आते होंगे? यस, आते हैं। तो वो भी सोच पाते हैं या कुछ ना वो कुछ? वैसे ही सोच पाते हैं, वो आपको बातों का रिस्पॉन्स भी वैसे देते हैं। जैसे कई डॉग्स या कैट्स होते हैं, वो सोते वक्त अपना टेल वेग करेंगे या फिर जो पोज है वो मारते रहेंगे। हम्म। तो कभी काफ़ी पेट पेरेंट्स हमको जिनको पता नहीं होता वो पूछते हैं कि सर क्या इसको कोई प्रॉब्लम है, या क्या हम्म। उसको कोई सीजर्स वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है, तो तब हम बताते हैं कि नहीं, जैसे हम ड्रीम्स देखते हैं वैसे हाँ। वो लोग भी देखते हैं, और उसमें अच्छा। हाँ वो बार्क भी करते हैं, ऐसे हम्म। सडनली वेकअप होके खड़े भी हो जाते हैं, हम्म। और टेल की मूवमेंट लेग्स की मूवमेंट रहती है, वो तो जैसे हम ड्रीम्स हम्म। देखते हैं वो भी देखते हैं। तो आप सर कह रहे थे उनको भी स्ट्रेस डॉग्स को होता है, फिर परेशान हो जाते हैं, तो वो किस रीजंस, क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर सब अच्छा चल रहा है तो फिर राइट। किसी दिन वो खाना नहीं खा रहा, मूड नहीं हो राइट। रहा, स्ट्रेस हो रहा है फिर? देखिए सबसे मोस्ट कॉमन और जो मेंटल जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, वो जब भी आप छोटा पपी लाते हो या हाँ। छोटा कीटन लाते हो, हाँ। तब सबसे ज़्यादा उनको होती है सेपरेशन एंजाइटी, जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं। हम्म। तो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कि वो होता है। मम्मी से जब अलग हो जाती हाँ, तब? उनके अच्छा। सिबलिंग्स और उनके पेरेंट्स से जब सेपरेट होते हैं वो, हम्म। जब आप पहले दिन घर पे लेके आते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि हाँ नए लोग हैं, नया है, लेकिन हाँ मुझे मेरे साथ खेल रहे हैं वैसा। लेकिन आफ्टर 2 to 3 डेज उसके सारे साइन सिम्टम्स मतलब जो है वो आपको दिखते हैं, हम्म। कि वो पूरा डल पूरे दिन बैठा रहेगा, हम्म। खाना आप दोगे तो वो रिफ्यूज कर लेगा, हम्म। थोड़ा बहुत भी खाएगा, आपके साथ प्ले नहीं करता है। तो वो सारे सेपरेशन एंजाइटी के इशू है। हम्म। उसके बाद वो हो गया कि काफ़ी पेट पेरेंट्स होते हैं कि उसको अब्यूजिवली ट्रीट्स करते हैं। नो डाउट अगर ब्रीड ऐसी है तो वो थोड़ा बहुत अपना खुद का ब्रीड्स के अकॉर्डिंग वो एग्रेशन हो गया, या हम्म। फिर वो उनका जो एक्ट होगा वो वैसा रहेगा ही। हम्म। लेकिन पेट पेरेंट्स उसको अब्यूजिव वे में ट्रीट करते हैं। तो हम्म। वो टाइम पे ऐसे ट्रीट करना वो भी एक
उनके लिए स्ट्रेस का प्रॉब्लम बनती है। हम्म। दूसरा होता है कि उनका फूड, हाँ, अब जब स्टार्टिंग में आया तो अब आपने फूड दिया, वो छोटा पप्पी था, तो आपका नो डाउट इकोनॉमिकल जो स्पेंडिंग होगा वो कम रहेगा। हम्म। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका फूड इंटेक वगैरह उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, लेकिन हम्म। वो करवाते ही नहीं है, फूड भी हाँ। उतना नहीं देता, तभी उसके माइंड में ऐसा होता है कि हाँ स्ट्रेस, मुझे खाना नहीं मिला, ये सब प्रॉब्लम। फिर उनको ट्रीट्स ऐसे कर दे, जैसे वॉक पे ले गए ऐसा कुछ, तो उसने थोड़ा बहुत प्लेफुल एक्ट ऐसे डिफरेंट कर लिया तो वो लोग उसको अब्यूज करेंगे, कई लोग उसको मारते भी है, और तो वो सब नहीं करना चाहिए। हम्म। आप उसको डिफरेंट वे में भी ट्रीट्स कर समझ सकते हैं। गया। सर एक आखिरी सवाल कि पहले 1 साल तक फ्रीक्वेंट ऐसे वेट के पास आना पड़ता है वैक्सीन के लिए, कि राइट, पहले 6 महीने तक आना पड़ता है? राइट। फिर एक बार सब हो जाए उसके बाद कितना फ्रीक्वेंट ऐसे रेगुलर चेकअप करने आना हो, कब कितना आना चाहिए? जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो जब भी डॉग हो या कैट हो 45 डेज के होते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है, ओके। और अप टू 3 to 4 मंथ्स में वो सारा कुछ जो बेसिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके। एक चीज़ है कि जो वो सारा फर्स्टली आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, उसके हम्म। बाद एवरी ईयर आपको एक वैक्सीनेशन करवाना है कि हम्म। उसकी एंटीबॉडी मेंटेन रहे, टाइटर ओके। जो उसका है वो। ओके। दूसरा है कि एवरी 3 मंथ्स आपको डीवर्मिंग करना है, हम्म। कि जो मस्ट है। वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग ऐसी चीज़ है कि वो उसके लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए मस्ट है। तो वो थ्रू आउट लाइफ चलता थ्रू रहेगा? आउट लाइफ चलता है। जो ओके। वैक्सीनेशन है वो एवरी ईयर करवाते हैं, और हम्म। जो डीवर्मिंग है वो डॉग और कैट में एवरी 3 मंथ्स करवाते हैं, ओके। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स। ओके। और उसके बाद आप जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे समर सीजन आया तो उसमें हाँ। जैसे मैंने बताया कि टिक्स का प्रॉब्लम है, हम्म। तो उसके प्रिवेंशन के लिए आप वेट से विजिट कीजिए। हम्म। दूसरे विंटर सीजन में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन ऐसे है जो डॉग्स में, तो हम्म। उसका प्रिवेंशन रहता है, तो उसके प्रिवेंशन और पहले उसके लिए जो केयर करनी चाहिए उसके लिए आप वेट विजिट कीजिए। हम्म। और ओवरऑल भी आपके डॉग की मैं सजेस्ट करता हूँ कि एवरी 4 to 6 मंथ्स आपको एक विजिट करनी चाहिए, जस्ट फॉर जनरल कि चेकअप। सब अच्छे से है कि हाँ, नहीं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फिजिकली हमें दिखती नहीं है, हम्म। लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम रहता है। तो हम्म। आप जो बेसिक सारे रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो आप एक बार एवरी 4 to 6 मंथ्स में करवाइए, हम्म। तो आपके डॉग में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो आप एडवांस में उसको प्रिवेंट कर हम्म। सकते हैं। सर जो भी देख रहे हैं उनको डॉग लाना हो इम्पीरियल वेटेनरी हॉस्पिटल में, तो आप सर एड्रेस एक बार बता पाएंगे? हाँ, तो हमारा हॉस्पिटल का नाम है इम्पीरियल वेटनरी हॉस्पिटल, जो जोधपुर सैटेलाइट अहमदाबाद में लोकेटेड है, जो बिलेश्वर महादेव मंदिर के नज़दीक ही है, ओके। श्यामल क्रॉस मैं रोड के पास। एड्रेस और वो सब तो डिटेल्स वीडियो में रख दूंगा। सर थैंक यू सो मच, थैंक आपसे यू। बात करके मज़ा आया, काफ़ी जानने को मिला है सब कुछ हमें। थैंक थैंक यू सर। थैंक सर तो ये था, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा।